नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर में वोटों की गिनती इस वक्त चल रही है और जो रुझान इस वक्त सामने आ रहे हैं, क्योंकि कई सीटों पर जीत बीजेपी और कांग्रेस की हुई है, चाहे वो जम्मू कश्मीर की बात की जाए, हरियाणा की बात की जाए। लेकिन अभी तक अगर हरियाणा की बात की जाए तो यहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग गेम देखने को मिल रहा है। खासतौर पर हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शुरुआती 2 घंटे कांग्रेस ने बढ़त बना रखी थी हरियाणा में, लेकिन उसके बाद बाजी पलटी, पासा पलटा और इस वक्त बीजेपी बढ़त बनाए हुए हैं और कहा यह जा रहा है कि तीसरी बार सत्ता में बीजेपी आ सकती है। इस बात का अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि जश्न दोनों खेमों में, सुबह कांग्रेस में हमने देखा, इस वक्त बीजेपी में चल रहा है और बीजेपी ये कह रही है कि देखिए सत्ता में तो हम ही आएंगे, इतिहास तो हम ही बनाएंगे। इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजन जी जुड़ गए हैं, जो कि हरियाणा में अच्छा खासा वक्त बिता चुके, करीब 17-18 साल वहां की राजनीति को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। राजन जी, अगर बात की जाए खासतौर पर हरियाणा की, जम्मू कश्मीर की भी हम बात करेंगे, लेकिन चूंकि इस वक्त सबसे इंटरेस्टिंग अगर कहीं मुकाबला देखने को मिल रहा है तो वो है हरियाणा। शुरुआत के 2 घंटे कांग्रेस आगे रही, हमने देखा अच्छे खासे मार्जिन से। उसके बाद बीजेपी ने जो बढ़त बनाई है, अब तक वही बढ़त है, करीब 49 से 51 के बीच में बीजेपी है। 35 सीटों पर इस वक्त कांग्रेस दिखाई दे रही है। अगर तीसरी बार सत्ता में बीजेपी आती है और तीसरी बार वो सरकार बनाती है तो इसके पीछे आप क्या वजह देखते हैं? देखिए, अगर बीजेपी आती है तो इसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि चुनाव से पहले मुख्यमंत्री बदल दिए गए। मार्च में मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री थे, बदल दिए गए। कहा कि एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है, इसलिए पहले मुख्यमंत्री बदला गया। लेकिन जिन लोगों ने आलोचना की वो शायद ये भूल गए कि मनोहर लाल के जो कुछ काम हैं, उन्होंने जो काम किए उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जैसे ऑनलाइन ट्रांसफ़र है, सीएम विंडोज़ हैं, तो डिजिटलाइज करते गए सरकार को, ताकि जनता ज़्यादा से ज़्यादा सीधे तौर पे अपनी बात कह सके। ठीक है, तो मुझे लगता है कि तमाम शिकायतों के बावजूद जो अच्छाइयाँ थी, जो सरकारी योजनाएं हैं, जो उनको इम्प्लीमेंट करवाने की जो कोशिश है, मैं ये नहीं कह रहा कि हरियाणा में भ्रष्टाचार नहीं हुआ या नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा मैसेज करने में ये कामयाब रहे कि मनोहर लाल ईमानदार आदमी है। तो जैसे हम लोग एक समय कहते थे कि मनमोहन सिंह ईमानदार है, कांग्रेस की सरकार हो सकता है भ्रष्ट हो, कॉमनवेल्थ है, तमाम सारी चीज़ें उस समय भी हमने देखी थी, लेकिन मनमोहन सिंह पर यह दाग नहीं था कि वो भ्रष्ट प्रधानमंत्री है। तो वैसी स्थिति मनोहर लाल जी के लिए थी कि वो अपने आप की अपनी ईमानदार छवि बनाने में कामयाब रहे थे। तो ये जो सीट बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, या ऐसा लग रहा है अभी कि बीजेपी पूर्ण बहुमत से 50 से ज़्यादा सीटों के साथ सरकार बनने जा रही है, तो इसमें मनोहर लाल के 9.5 साल का योगदान ज्यादा बड़ा हो सकता है, ऐसा नहीं कर सकते। जैसे इसके बावजूद कई बार बीजेपी एक्सपेरिमेंट करती है कि वो सीएम बदल देती है, उस चेहरे के साथ आती है, वो एक्सपेरिमेंट अब तक कामयाब रहा है। तो क्या मनोहर लाल खट्टर की छवि, उनका काम और यहाँ पर सीएम जो नए बनाए गए सैनी साहब, उनको देखते हुए एक फैक्टर, ये बड़ा फैक्टर माना जा सकता है? सैनी साहब का अपना एक प्रभाव है। सैनी, जो आपको राजकुमार सैनी याद होंगे, बिल्कुल, कुरुक्षेत्र से सांसद रहे 14 में, तो वो एक अलग तबका है। ठीक है, वो बीजेपी को सूट करते थे उस समय में। बाद में उनको भी लगा कि वो भी मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं, तो उन्होंने अदावत शुरू कर दी, जिसके बाद 19 में उनको रिपीट नहीं किया, पार्टी ने टिकट नहीं दी, और अब तो खैर 24 से बहुत पीछे की बात है। लेकिन नायब सिंह सैनी एक सौम्य व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते हैं। विधायक रहे, सांसद रहते हुए उनको मुख्यमंत्री बनवाया गया। जब मनोहर लाल को हटाया गया तो उनका एक अलग लिमिटेड है, लेकिन उनका एक तबका है जहां उनकी पकड़ ठीक ठाक है कुछ इलाकों में। तो इसीलिए और इन्होंने इस बार पहले घोषणा भी की कि सैनी साहब ही हमारे चेहरा होंगे। आज मोहनलाल बड़ौली जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस बात को रिपीट भी किया कि अगर ये जो रुझान है ये बहुमत में, रिजल्ट में कन्वर्ट होते हैं, तो नायब सिंह सैनी ही पार्टी के मुखिया। ठीक है, ये तो 2 फैक्टर हो गए राजन जी। पहला ये कि जो सरकारी योजनाएं थे उनका सही लाभ जनता ने उठाया। राइट। दूसरा, मुख्यमंत्री को लेकर, चाहे वो पुराने मुख्यमंत्री हो या फिर नए मुख्यमंत्री हो। तीसरा फैक्टर आप क्या देखते हैं? अगर बीजेपी यहाँ से रुझानों के बाद अगर ये सीट लेकर आ जाती है और सत्ता में काबिज होती है, तो तीसरा बड़ी वजह आप क्या देखते हैं? और तीसरी बड़ी वजह इसको ऐसे देखें कि कांग्रेस जो अभी 10 बजे तक, हुड्डा साहब बहुत आशान्वित थे कि सरकार उनकी बनने जा रही है, उन्होंने मीडिया से बात भी की और बयान भी दिया, लेकिन रुझानों के बाद जो उनके चेहरे पर कल तक ताजगी दिखाई देती थी, कल जो वो
एकदम प्रफुल्लित दिखाई देते थे, वो खुशी सुबह आज कम थी। उन्होंने हालांकि दावा आज भी किया कि सरकार कांग्रेस की बनेगी, बहुमत से बनेगी, लेकिन मुझे लगता है कि जिस वजह से बीजेपी जीती, कोई डाउट नहीं है। अगर ये रिजल्ट में कन्वर्ट होता है तो हम सिर्फ अभी हाइपोथेटिकल कह रहे देखिए, हैं। अगर सत्ता में नहीं भी बीजेपी आती है तो भी अगर इतनी सारी सीट लेके एंटी इनकम्बेंसी 10 साल के बाद भी तो भी एक कह सकते हैं कि जनता तो में उन्होंने अपना जनाधार नहीं खोया। कई सीटें ऐसी हैं अभी भी कि जैसे आम आदमी पार्टी, राहुल गांधी ने कहा समझौता कर लेते हैं 2-4 सीटें दे करके। अब मैं कह रहा हूं कि कुछ ऐसी सीटें जरूर निकलेंगी जब रिजल्ट फाइनलाइज होगा, जहां आम आदमी पार्टी को 1000 वोट मिलेंगे, 2000 मिलेंगे, 5000 वोट तक मिल सकते हैं। तो कुछ सीटों का डिफरेंस इसी लेवल पे आएगा कि कांग्रेस हार गई कितनी सीटों से, कितने वोटों से, 600 से, 700 से, 1200 से, 1500 से। तो अगर आम आदमी पार्टी इनके साथ होती तो वो बदल सकता था। बसपा आईएनएलडी के साथ चली गई, जो अभय चौटाला की पार्टी है, ओपी चौटाला की पार्टी है, उसके साथ चली गई। आज संभावना है कि एक सीट वो भी निकाल रही है गठबंधन में। तो अगर बसपा कांग्रेस के साथ आ जाती तो परिणाम कुछ और हो सकते थे। तो तीसरी बड़ी वजह ये कि आपने जो ये बयान दिया पहले भी कांग्रेस के नेताओं ने कि जो छोटी पार्टियां वो इस चुनाव के बाद खत्म हो जाएंगी। छोटी पार्टियां खत्म नहीं होती हैं, वो जीतने के लिए कम, हालांकि कई बार होता है उनकी वजह से जीत और हार के नतीजों में अंतर दिखाई देने लगता है। अब जुलाना की सीट की बात कर लें, वहां इतने कैंडिडेट विनेश फोगाट के सामने खड़े थे, कांग्रेसियों को नहीं लग रहा था कि वो जीत पाएगी। 100 वोट भी अगर काट लिए जाते वहां तो 5-7 हजार वोट कट जाने थे। तो कैंडिडेट कितने हैं मैदान में, कौन है, किस पार्टी का सिंबल उनके साथ है, ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अच्छा, अब आ जाते हैं कांग्रेस की तरफ। एग्जिट पोल के नतीजों से कांग्रेस बेहद उत्साहित थी। सुबह भी आज हमने देखा कि किस तरह से 2 घंटे ऐसा लगा कि जो एकदम जबरदस्त मार्जिन कांग्रेस ने ली और बीजेपी बहुत ज्यादा पीछे रह गई। ऐसा लगा कि बस अब हरियाणा की सीट जो है वो कांग्रेस के नाम रही। लेकिन कहाँ कमी रह गई, कहाँ दिक्कत रह गई? क्या वहां पर पार्टी में अंदर खाने, जैसे 3 मुख्यमंत्री के चेहरे पर शैलजा, इस बार सिर्फ या 3 फिर हुड्डा और इस बार सिर्फ 3 थे। अच्छा, इससे पहले भी बहुत सारे। तो क्या ये एक बड़ा फैक्टर कांग्रेस मानते में हैं? 6 चेहरे हुआ करते थे। हाँ, जिसमें एक किरण चौधरी जो राज्यसभा से सांसद हैं, वो भी दावेदार होती थी, और भी लोग तमाम। तो ये बड़ा फैक्टर रहा कि शैलजा ने कहा मैं मुख्यमंत्री बन सकती हूँ, सुरजेवाला ने कहा मैं मुख्यमंत्री बन सकती हूँ, और हुड्डा जी तो अपनी दावेदारी शुरुआत से नहीं, वो दावेदारी नहीं करते हैं। वो इस मामले में बहुत सुलझे हुए कि पार्टी आलाकमान करेगा विधायकों की राय से। वो उनका ये बयान हमेशा से रहा है, वो कभी दावा नहीं करते कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, क्योंकि उनको स्ट्रेटेजी पता है कि मुख्यमंत्री बनते कैसे और बनाए कैसे जाते हैं, तो वो जानते हैं। लेकिन अब शैलजा ने जाहिर कर दिया मैं मुख्यमंत्री बनूंगी। मैं कयास लगा रहा हूँ, ये कहीं मेरे पास कोई फैक्ट नहीं है, लेकिन शैलजा ने कहा मुख्यमंत्री बनूंगी, बयान आया कि नहीं आलाकमान तय करेगा। हो सकता है कि शैलजा को चाहने वाला जो दलित वोट वर्ग था वो छिटका, अरे मैडम नहीं बनेंगे मुख्यमंत्री, अगर नहीं बनेंगे तो फिर वोट काहे देना। सही बात है। हमारे साथ कई लोग होते हैं, अच्छा तुमने वोट क्यों नहीं डाला, अरे सरकार अपनी बन रही है, क्यों वोट डालना है। एक कहानी आपको छोटी सी सुनाता हूँ कि इसी के आलोक में है। एक बार किसी किंवदंतियां हैं, हमने आपने भी सुनी होंगी कि तालाब खुदा, राजा ने कहा दूध का तालाब बनेगा। रात में सब लोग अपने अपने घर से एक बाल्टी दूध लाकर इसमें डाल दो। किसी मेरे जैसे ने, किसी आपके जैसे ने सोचा यार सब तो दूध डालेंगे, मैं एक बाल्टी पानी डाल दूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा। और जब राजा सुबह आकर के देख रहा है तो उसने देखा वहां तालाब पानी का था। तो कई बार ऐसी चीजें हावी हो जाती हैं। तो ये शैलजा के कॉन्टेक्स्ट में सुरजेवाला ने कहा हाँ कोई भी हो सकता है, कोई भी दावेदारी कर सकता है सीएम बनने के लिए। अब सुरजेवाला के बेटा आदित्य सुरजेवाला मैदान में थे, वो अपनी सीट के अलावा बाहर निकल ही नहीं पाए। आसपास की किसी एक और सीट पे सुरजेवाला ने प्रचार किया, उनको बाहर ही नहीं निकलने का मौका मिला, तो दावेदारी खत्म हो गई। अब अकेले बचे हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा, दोनों पिता पुत्र हैं। दोनों ने खूब मेहनत की, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन कई बार जब आप टीम सोचकर चलते हैं और आपको लगता है कि आप टीम हैं, टीम में इंडिविजुअल नहीं होता। राहुल गांधी ने प्रयास किया
शैलजा और हुड्डा साहब का हाथ मिला दिया यूं, लेकिन वो हाथ वहीं से यूं हो गया। वो हाथ अगर कुछ क्षण के लिए, कुछ मिनट के लिए हुड्डा साहब यूं पकड़ के चलते तो बहन है आजा मेरी, वो बयान देते हैं शैलजा बहन है, पार्टी के वरिष्ठ नेता है, लेकिन वो अगर उस समय दिख जाता तो आज स्थिति कुछ और दूसरी हो सकती थी। क्योंकि अब जनता वैसी नहीं है कि आपने कुछ बोल दिया और उन्होंने मान लिया। बिल्कुल, जनता विजुअली आपको स्टडी करती है, आपका बिहेवियर देखती है। अब जनता बहुत समझदार हो गई है भाई। वोट के मामले में आपको याद होगा जब अन्ना आंदोलन चल रहा था दिल्ली में, ओमपुरी साहब आए, उन्होंने कहा कोई आएगा दारू की बोतल देगा, कोई आएगा कंबल देगा, कोई आएगा पैसे देगा, तीनों से सब ले लेना, वोट अपने मन का देना। तो आज हरियाणा में वो होता हुआ दिखाई देता है कि लोग, अब ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं बढ़ते चुनाव में, हम कोई सबूत नहीं दे सकते, लेकिन हर किसी को ये पता है कि चुनाव में पैसे बढ़ते हैं, शराब बढ़ती है, तमाम लालच दिए जाते हैं, लेकिन जनता वो सारा कुछ लेने के बाद वोट अपने मन से ही करती है। ये सबसे बड़ा और वो आज दिख रहा है। एक सवाल राजन जी और यहाँ पर, चूंकि जवान, किसान, पहलवान, ये तीन मुद्दे बहुत बड़े थे। अग्निवीर का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो और पहलवानों, जिस तरह से दिल्ली में हुआ सबने देखा। क्या ये जो फैक्टर था, ये जो तीनों मुद्दे थे, उसको कांग्रेस सही से भुना नहीं पाई क्या? देखिए भुना नहीं या पाई, फिर बीजेपी इसको ओवर, मतलब उसको लगा कि नहीं ये इतने बड़े मुद्दे नहीं है, बीजेपी ने अपने ताबड़तोड़ प्रचार किए, उन्होंने कहा नहीं हम किसान के साथ भी हैं, जवान के साथ भी हैं और पहलवानों के भी साथ हैं। कांग्रेस इसको भुना नहीं पाई ये कहना गलत है। कांग्रेस कंसिस्टेंसी नहीं बरत पाई। आपने अग्निवीर उठाया, उसको किनारे छोड़ दिया, फिर आपने किसान उठाया, किनारे छोड़ दिया, फिर आपने पहलवान उठाया, एक पहलवान को आपने टिकट दे दी। पहलवान बीजेपी में भी उतने ही हैं जितने कांग्रेस में हैं। बबीता उसी परिवार से हैं, वो कभी अभी तक चुनाव लड़ा उन्होंने 2 या 3 बार, जीत नहीं पाई है। ऐसा ही योगेश्वर के साथ है, ऐसा ही बजरंग के साथ है। बजरंग को उम्मीद थी कि टिकट मिलेगी, लेकिन नहीं मिलता। बहरहाल, तो कंसिस्टेंसी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप कह रहे हैं अग्निवीर नहीं जमा मामला, तो अगर अग्निवीर नहीं जमा तो बीजेपी आगे कैसे बढ़ गई? उन्हीं युवाओं ने, अभी पिछले दिनों खूब चर्चा में रहा कि जो अब तक पहला रिटायरमेंट आने वाला है अग्निवीर बैच का, तो उसमें से 40% युवाओं को बीजेपी कहीं ना कहीं सेट करने के उसने लिए, कहा कि सेंट्रल फोर्सेस में इनको कहीं ना सेंट्रल फोर्सेस में या कहीं भी आरक्षण देकर, तो कांग्रेस इसीलिए पीछे रह गई। मुझे लगता है कि कंसिस्टेंसी नहीं थी। आपने एक मुद्दा उठाया, उधर से कोई दूसरा गोला आया और आप उसके जब बचाव में या उसके जवाब में लग गए, आपने ये मुद्दा पीछे छोड़ा। तो ये एक बड़ी वजह रही, कंसिस्टेंसी का अभाव था। मतलब जमीनी स्तर पर जो चीजें जनता तक पहुंचानी थी वो पहुंचा नहीं पाई कांग्रेस। और जिसको अगर देखिए, अभी तो हम अनुमान लगा रहे हैं कि सरकार बीजेपी की बनेगी क्योंकि जिस तरह से बढ़त है, लेकिन यहाँ पर अगर हरियाणा को खोती है कांग्रेस तो उसके लिए यहाँ से बहुत चीज़ें सबक लेने वाली होगी। क्योंकि आप जितनी चीज़ें मतलब हार की तरफ अगर आगे अग्रसर हो रहे हैं या बीजेपी वहाँ पर सरकार बना लेती है, तो यहाँ से बहुत सीख लेने की जरूरत है। राजन जी, ऐसा पहली बार होगा जहाँ तक मुझे ध्यान है कि कोई सरकार हैट्रिक लगाएगी हरियाणा में। क्योंकि हरियाणा की जनता कहते हैं कि बहुत जल्दी ऊब जाती है चीज़ों से। बहुत जल्दी नहीं, मैं आपको 2004 में ले चलता हूँ। उससे पहले कोई भी सरकार, 1966 में हरियाणा बना था, कोई भी सरकार रिपीट नहीं होती थी। बिल्कुल, एक साल एक टर्म में कोई और सरकार है, अगले टर्म में बदल जाती थी सरकार। लेकिन 2000 जब हुड्डा पहली बार सीएम बने 2004 या 5 में, उसके बाद उन्होंने 2009 में रिपीट किया। बीजेपी की सरकार आई पहली बार 47 में, 47 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार थी। 2019 में 40 सीटें थी, गठबंधन में फिर रिपीट किया। तो ये पहली बार है पिछले 20 वर्षों में कि किसी पार्टी ने हैट्रिक लगाई है। और इस हैट्रिक का प्रभाव अगर कांग्रेस अभी भी नहीं समझी, आपको पीछे मध्य प्रदेश याद रखना चाहिए, जहां कमलनाथ को फुल फ्लैश्ड कप्तानी दे दी थी पार्टी ने, क्या हुआ आप सबने लड़िए। देखा। अगर हरियाणा हार जाती है कांग्रेस, तो आगे मध्य प्रदेश और झारखंड के चुनाव के लिए कांग्रेस को, शीर्ष नेतृत्व को, जो पार्टी के बड़े लोग हैं, जो आला कमान हैं,
उनको ये सोचना पड़ेगा कि कहाँ दिक्कत हो रही है। क्योंकि देखिए किसी छत्रप को पूरी जिम्मेदारी दे दी जाए। क्योंकि हुड्डा जी, शैलजा, सुरजेवाला बहुत ऐसे नाम थे, लेकिन अगर इधर बीजेपी में कहा जाए तो सब कह रहे थे कि देखिए मोदी जी हर जगह जाते हैं, उन्हीं को चेहरा बनाकर, चाहे वो विधानसभा हो, लोकसभा हो, चुनाव लड़ा जाता है, अभी तक मुख्यमंत्री का चेहरा डिक्लेयर नहीं किया गया, बहुत सारी ऐसी बातें थी। इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर कांग्रेस यहाँ पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ता है, तो जो आप बात कह रहे हैं कि मंथन और चिंतन यहाँ से कांग्रेस के लिए होना चाहिए। आगे महाराष्ट्र है, अगर व्यक्ति के साथ चलेंगे तो फिर वहां भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर संगठन में जाएंगे तो आप लाभ के लिए उम्मीद कर सकते हैं महाराष्ट्र में, झारखंड में 2025 के आखिरी में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में। तो कांग्रेस को यह समझना होगा कि अब व्यक्ति नहीं, समष्टि की बात करनी होगी। जैसे बीजेपी का नारा है, हाँ। सबका साथ सबका विकास। और जो गलती कांग्रेस ने हरियाणा में की, आपने तमाम वीडियोस देखे होंगे कि जो उम्मीदवार थे कहने लगे थे पहले अपना घर भरेंगे फिर दुनिया की चिंता करेंगे, तुम 50 वोट दे दो तुम्हारे नौकरी पक्की। बीजेपी इस धारणा को तोड़ने में बहुत हद तक कामयाब रही कि जो मेरिटोरियस लोग हैं, जो मेधावी हैं, नौकरी उन्हीं को मिलेगी, जो अच्छा, अपनी ताकत के दम पर सीट हासिल वो नौकरी पा सकते हैं। इसके बावजूद कि हरियाणा में तमाम परीक्षाओं के प्रश्न पत्र बाजार में उपलब्ध थे, पहले नकल के लिए गुंजाइश पूरी थी। इसके बावजूद किसी सब्जी वाले का बेटा HCS कंप्लीट कर जाता है, उसका जो एक माउथ टू माउथ पब्लिसिटी है, अरे सब्जी वाले का बेटा HCS बन गया। पहले की सरकारों में हमने सुना था कि सिर्फ पैरवी से और या फिर धन से, धन बल, बाहुबल और पैरवी, 3 चीजें काम करती थी नौकरियों में। बीजेपी इसमें कामयाब हो पाई कि धारणा टूटी कि नहीं, सिर्फ धन बल बाहुबल नहीं है, अगर आप में क्षमता है, आप ठीक से लिख सकते हैं, आप ठीक से पढ़ सकते हैं, आप योग्य हैं, तो नौकरी आपकी लगेगी, चाहे सवाल उस पर जितने उठे हों। HSSC पे भी सवाल उठे, उनके चेयरमैन पे भी सवाल उठे, सवाल बहुत है हरियाणा में। लेकिन सवाल वही चीज है। बीजेपी देखिए नए कैंडिडेटों को यहाँ पर कई सारे लोगों, नए चेहरे को टिकट दिया, कांग्रेस से आने वाले लोगों को भी तरजीह दी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो एक तरह से बगावत, जिस तरह से हमने अनिल विज को भी देखा, बहुत गुस्साए हुए थे कि मुख्यमंत्री बनूंगा मैं, बगावत था। इन सब को बीजेपी बड़े अच्छे से हैंडल करती है। हर बार हमने देखा है कि अगर इन सब चीज़ों को एक ये फैक्टर भी बीजेपी के लिए, जिस तरह से आगे वो बढ़ी, नए चेहरों पर दाव खेला या पुराने चेहरों या बागियों पर बहुत ध्यान नहीं दिया, और दूसरा राम रहीम ध्यान दिया, ठीक है, ये बागियों पर भी ध्यान दिया। हाँ। कुछ लोगों को बिठाया, जैसे पहले मीडिया एडवाइजर थे और उनकी वाइफ मंत्री थे कविता जैन। नहीं, ध्यान दिया, वही कह रहे हैं और कविता जैन दोनों पति पत्नी, उस तरह से ध्यान नहीं दिया। उनको बिठाने के लिए बहुत मशक्कत की गई। कुछ बैठे, कुछ नहीं बैठे, जो नहीं बैठे उनको इग्नोर कर दिया गया। पहले कोशिश की कि बागियों को बिठाया जाए। काफी हद तक बीजेपी कामयाब रही, कुछ लोगों को बिठाने में कांग्रेस भी कामयाब रही, लेकिन कांग्रेस के बागी ज्यादा मुखर थे, तो वो मैदान में हैं। बीजेपी ने कुछ बिठा लिया। अच्छा, कुछ थोड़ा सा राम रहीम पे भी प्रकाश डाल दे, उनको लेकर भी बड़ी चर्चा रही कि देखिए समय और स्थिति को देखते हुए उनको बाहर निकाल दिया गया, पैरोल दे दिया गया। राम रहीम क्या ये फैक्टर हो सकता है क्या? बिल्कुल है। राम रहीम का फैक्टर हरियाणा में कोई भी चुनाव हो, वहाँ फैक्टर। कितनी सीटें ऐसी प्रभावी है राम रहीम जहाँ पे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? राम रहीम के लिए देखिए आप, सिरसा जिले में सारी सीटें, हिसार जिले की सीटें और कुछ हद तक कुरुक्षेत्र की सीटें, और इसके अलावा पूरे प्रदेश में दलित बहुल सीटों पर राम रहीम बिना कुछ बोले भी असर डालते हैं। जिन सीटों पर दलित प्रभाव है वहाँ राम रहीम का प्रभाव बट ऑब्वियस हम लोग मानते हैं कि अब। और खास बात यह है कि पिछले 10 बार जब से वो जेल गए हैं, तब से हर चुनाव में राम रहीम जेल से बाहर आए। ये तो देखा, इसी टाइमिंग और सिचुएशन को लेकर इस बार कोर्ट ने शर्त रखी थी कि आप कहीं से कोई इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे, ना आप मीडिया से बात करेंगे, ना आप सोशल मीडिया के जरिए किसी से संपर्क करेंगे। इसके बावजूद व्यक्तिगत तो हो सकता है, वो हरियाणा नहीं आ सकते, उनके भक्त और उनके जो प्रतिनिधि हैं वो बाबा के पास जा सकते हैं, बागपत में हैं। तो वहां से जो मैसेज निकलता है, जो मैंने कहा पहले भी कि माउथ टू माउथ पब्लिसिटी, मैं आपके पास गया, आप और किसी के पास गए, किसी और के पास गए, तो ये पूरी चेन बनती जाइए। बाबा जी का मैसेज है, वो कहीं रिटर्न में नहीं होगा, कोई ऑडियो संदेश नहीं होगा, कोई वीडियो संदेश नहीं होगा, लेकिन बाबा ने कहा है, उनके अनुयायी
उनके अनुयायियों की संख्या पूरे हरियाणा में अच्छी खासी है। अच्छी खासी मतलब मुझे लगता है कि 15 से 18 या 20 सीटों पर सीधे तौर पर वो निर्णायक होते हैं। तो बाबा का प्रभाव, बाबा का फैक्टर भी है। राजन आप जी ये बस देखिए पिछले चुनाव में हाँ, हर पार्टी, कांग्रेस भी, बीजेपी भी सीधे बाबा के यहाँ नतमस्तक हो जाते हाँ, थे। हाँ, वो कोई तस्वीरें सबने वीडियो देखी है। कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संपर्क हाँ, कर रहा होता था। इवन बीजेपी के मंत्री भी। तो बाबा का प्रभाव हरियाणा में है। अब बाबा का आशीर्वाद भी सबसे सबको मिलता समय रहता समय है। पे मिलता है। ठीक है राजन जी, अंतिम बात क्योंकि खत्म करना है हमें। क्योंकि यहाँ पर देखिए जाति का फैक्टर कहीं भी किसी भी चुनाव में उसको नकार नहीं सकते हैं। जाट और दलित, कहा यह जा रहा है कि अगर जाट साथ नहीं आए तो दलितों को साधा गया बीजेपी की तरफ से। फिर ये कहा गया कि नहीं, जाट भी इस बार टूटे नहीं, जो बीजेपी के पास पहले से थे वो पहले से थे। इसमें क्या सच्चाई है? किस तरह से इस वोट बैंक को साधने, चाहे जाट हो या दलित, उनको साधने की कोशिश की गई? देखिए जहाँ तक जाटों का सवाल है, बीजेपी को इस बार जाट वोट मिला है। पहले भी मिलते थे लेकिन इस बार बढ़कर मिला। 29 सीटें हैं जाट बहुल हरियाणा में, जिनमें से बीजेपी के पास अभी जो मौजूदा आंकड़े हमारे पास अभी तक के हैं 11 सीटें हैं और 16 सीटें 15 सीटें कांग्रेस के पास आ रही हैं, 2 पर अन्य हैं। बीजेपी के पास पिछले चुनाव में इनमें से 9 सीटें आगे थी बीजेपी के पास, जाट बहुल सीटों की बात कह रहा हूँ। तो इस बार 2 सीटें और बढ़ी हैं जाट बहुल इलाकों में। कांग्रेस को भी बढ़त मिली है, लेकिन ये कहना कि जाटों ने बीजेपी को वोट नहीं किया, ये बिल्कुल आधी अधूरी बात होगी। अब तक जितना डाटा मिला है उसके हिसाब से जाटों ने भी बीजेपी में विश्वास जताया, भरोसा जताया है। और फिर मैं वही कहूँगा, जैसे कहा उम्मीदवारों ने, कांग्रेस के उम्मीदवारों ने कि पहले अपना घर भरेंगे। बिरादरी का है, चाहे जो भी हो, जात चाहे जो भी हो, शांति सबको अच्छी लगती है, रोजगार सबको चाहिए। कहीं किसी की बहू बेटी छिड़ जाए ऐसा माहौल कोई पसंद नहीं करता, चाहे वो दलित हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो जाट हो, चाहे क्षत्रिय हो, कोई समाज नहीं चाहता कि उसकी बहू बेटी के साथ। तो यानी कुल मिलाकर कहा जाए बीजेपी अपने कामों को बताने में कामयाब जनता के बीच में रही जितना अब तक जो। हाँ, इस बात को हमें बिल्कुल नहीं नकारना चाहिए। बीजेपी ने अपने काम तो बताए ही, ये भी बताया, बताने से ज्यादा डराया भी बीजेपी कि कांग्रेस आ गई तो क्या होगा। जैसे कांग्रेस कहती है कि बीजेपी संविधान बदल देगी, तो एक चर्चा इस पर भी हो कि कांग्रेस की सरकार ने केंद्र में अब तक कितने बार संविधान संशोधन किया और कांग्रेस से इतर सरकारों ने अब तक कितनी बार संविधान संशोधन किया। बिल्कुल, तो देखिए ये बहुत सारी बातें जो हमने की है कि क्या वजह है अगर बीजेपी आगे निकलती है, सत्ता संभालती है हरियाणा की, तो उसके पीछे की क्या वजह है, और अगर कांग्रेस सत्ता खोती है यानी कि वो नहीं आ पाती इन 10 सालों के बाद भी बीजेपी के राज करने के बाद, तो उसके पीछे का क्या कारण है। हमने एक ओवरऑल एनालिसिस आपके सामने रखा है। अब देखिए अभी जो अभी फिलहाल जो तस्वीर सामने आ रही है उसमें हरियाणा में 51 सीटों पर बीजेपी आगे है और करीब 34 सीटों पर अब 50 हो गई, 50-35 यही चल रहा है। और अभी अनुमान यही लगाया जा रहा है कि बीजेपी इतिहास रचने की ओर है। 10 साल के बाद अब एक बार एक टर्म और बीजेपी हो सकता है सरकार बनाए। इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, लगातार हम आपको अपडेट भी देते रहेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और राजन जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।